हाँ दोस्तों, कि जैसे आज के द हिंदू एनालिसिस में हम देखते हैं, तो हिंदू द एनालिसिस में देखते हैं तो 2 चीज़ चर्चे में रही। एक तो रही ईसी, इलेक्शन कमीशन कंडीशनली हेल्ड्स वोटर हियरिंग अंडर एसआईआर, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। तो ये जो स्पेशल इंटेंसिव डिवीजन इन बंगाल डिस्ट्रिक्ट्स, इसमें बहुत चर्चे में रही है। ठीक है? तो कहते हैं द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इन फ्रेशर इन इन Receipt of instruction has asked District Election Official DEOS in West Bengal not to summon for hearing those voters identifies as unmanned, unmanned, and but whose the names are. The move came amid ongoing special intensive division of. तो अगर मोटा-मोटा इसका देखें, वहीं पर एसीईओ और ईआरओ इन सब के विषय में इन्होंने पूरा बताया। अगर इन सब को हम मोटा-मोटा देखें और जो परिदृश्य इन्होंने किया हुआ है, तो उससे हमें ये मिलता है कि भारतीय चुनाव आयोग एक निर्देश में पश्चिम बंगाल के जिला चुनाव अधिकारियों टीईओएस से कहा है कि जिन मतदाताओं को अनमैप्ड के रूप में चिन्हित किया गया है, लेकिन जिनके नाम या पैतृक संबंध 2002 की 2002 की मतदाता सूची में मौजूद थे, उन्हें सुनवाई के लिए ना बुलाया जाए। यह कदम राज्य में चल रहे विशेष व्यापक पुनर्परीक्षण को लेकर लेकर चुनाव आयोग की बढ़ती आलोचनाओं के बीच उठाया गया। 27 दिसंबर को पश्चिम बंगाल के अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी एसीओ द्वारा सभी डीईओएस को भेजे गए पत्र में कहा गया कि ऐसी श्रेणी के मामलों में भले ही सिस्टम द्वारा सुनवाई नोटिस जनरेट हुए हों, इन मतदाताओं को सुनवाई के लिए ना बुलाया जाए। ऐसे नोटिस जारी न किए जाएं और नोटिसों को ईआरओ या एईआरओ के पास सुरक्षित रखा जाए। राजनीतिक प्रक्रिया। तृणमूल कांग्रेस ने चुनाव आयोग की आलोचना की आरोप लगाया कि बुजुर्ग, बीमार और दिव्यांग नागरिकों को दूर दराज शिविरों में सुनवाई के लिए बुलाया जा रहा है। तृणमूल सांसद पार्था भौमी ने कहा यह किसी यातना से कम नहीं है। चुनाव के दौरान इलेक्शन कमीशन बुजुर्गों के घर मतदान कर्मचारी भेजता है। फिर इस बार फिर इस बार फिर इस बार वही व्यवस्था क्यों नहीं अपनाई गई? राज्य में शनिवार से इन अनमैप्ड मतदाताओं की सुनवाई शुरू हुई है और अब तक लगभग 32 लाख लोगों को इस श्रेणी में पहचाना गया है। एसीयू के पत्र के अनुसार 2002 की मतदाता सूची के अंश डीईओ को सत्यापन हेतु भेजे जा सकते हैं और सत्यापन के बाद ईआरओ एईआरओ आवश्यक दस्तावेज अपलोड कर केस निपटा सकते हैं। फील्ड वेरिफिकेशन प्रक्रिया में इन्होंने देखा कि पत्र में ये भी कहा गया कि बीएलओ को क्षेत्र में भेजा जा सकता है। संबंधित मतदाता के साथ फोटो अपलोड की जाए। यदि बाद में दस्तावेजों में विसंगति मिलती है या शिकायत आती है, तो मतदाता को नोटिस देकर सुनवाई के लिए बुलाया जा सकता है। वरिष्ठ नागरिकों और पीडब्ल्यूडी मतदाताओं पर जो फिजिकली हैंडीकैप्ड है, मंत्री शशि ने पूछा कि जब 2024 में लोकसभा चुनाव 85 प्लस नागरिकों और 40% दिव्यांगों के लिए होम वोटिंग उपलब्ध थी, तो
एसआईआर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन सुनवाई में उन्हें जबरदस्ती शारीरिक रूप से उपस्थित क्यों कराया जा रहा है? बीएलओ की संदिग्ध मृत्यु। बांकुरा जिले में एक बूथ लेवल अधिकारी बीएलओ की मृत पाए गए। तृणमूल नेता अभिषेक बनर्जी ने आरोप लगाया कि एसआईआर के दबाव और वोटर क्लीजिंग अभियान के कारण 50 से अधिक लोगों की जान गई। सुरक्षा इंतजाम। राज्य मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनोज अग्रवाल को सीआईएसएफ की वाई प्लस सुरक्षा प्रदान की गई। कोलकाता स्थित सीयू कार्यालय के बाहर पिछले कई दिनों से कुछ बीएलओ समूह द्वारा विरोध प्रदर्शन जारी है। करीब 2 महीने पहले 10 नवंबर को देखें हम तो लाल किला अब इस ये चीजें जारी थी। मतलब इन सब चीजों से हमें ये पता चला कि जो ये परिस्थितियां हो रही हैं, जो ये परिस्थितियां हो रही हैं, इनमें मूल कारण क्या है? The Election Commission directed West Bengal DEOS not to summon and mapped voters whose names are linears exist in 2002 those amid criticism over the special intensive revision exercise BLOs may verify such cases in the field. TMC criticized forcing elderly and PWD voters to attend hearing and BLOs death raised pressure related question. विशेष व्यापक पुनरीक्षण के विवाद के बीच चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल के डीईओ को निर्देश दिया कि जिन अनमैप्ड मतदाताओं का नाम पूर्वज 2002 मतदाता सूची में हो उन्हें सुनवाई के लिए न बुलाया जाए। ऐसे मामलों में बीएलओ की फील्ड सत्यापन करेंगे। तृणमूल ने बुजुर्ग और दिव्यांग मतदाताओं को बुलाने की आलोचना की। एक बीएलओ की मृत्यु पर दबाव संबंधी चिंता बढ़ी। अब इस पर मेंस के क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं अगर देखें तो the ongoing special intensive revision of electoral rolls in West Bengal has triggered debates on voter verification practices due to process and the limits of administrative discretion of the Election Commission of India. Critically analyze how the large scale voters and mapping, compulsory physical hearing, and BLO driven verification process has concern of federalism, inclusiveness, and constitutional protection of electoral rights. Also, such as the institutional reform to balance electoral integrity with voter dignity and accessibility. पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची विशेष गहन ने मतदाता सत्यापन प्रक्रियाओं को ड्यू प्रोसेस तथा निर्वाचन आयोग की प्रशासनिक विशेष सीमाओं पर छेड़ दी। समीक्षात्मक विश्लेषण कीजिए। व्यापक स्तर पर मतदाताओं का अनमैप्ड घोषित होना, अनिवार्य शारीरिक सुनवाई और बीएलओ आधारित सत्यापन प्रक्रियाएं संघवाद, समावेशन तथा निर्वाचन अधिकारियों के संवैधानिक संरक्षण से जुड़े कौन से प्रश्न खड़े करती हैं। साथ ही यह भी सुझाइए कि मतदाता गरिमा एवं सुगमता को बनाए रखते हुए चुनावी शुचिता को कैसे संतुलित किया जा सकता है। अब वहीं पर एयरलाइंस का इशू। अब एयरलाइंस से जो संबंधित बात चल रही है, द डीजीसीए डायरेक्टर जनरल ऑफ एविएशन हैज warned that lack of preparedness among airlines operators in complying with the guidelines issued by the regulator poses pattern safely सेफ्टी से संबंधित चीजें दे रहे हैं और इनमें इन्होंने ये भी चर्चा किया है कि अब ये और इनिशिएटिव ले आएंगे कि जो मोनोपोली एकाधिकार की चीजें थी, अब वो मोनोपोली कम हो इसलिए और चीजें ले आएंगे, मोनोपोली को कम करेंगे और सेफ्टी को बढ़ावा कैसे दिया जाए उनसे संबंधित ये डीजीसीए बातें कर। ठीक है, यही डीजीसीए से संबंधित ये चीजें थी, तो यही मोटा मोटा इन्होंने बताया। ठीक है, अब देख लें कि अभी लाल किले वाला इशू अगर आप देखें तो लाल किले पे एक इशू हुआ। ठीक है, लाल किले वाला अगर इशू आप देखें तो लाल किले पे एक इशू मिलेगा आपको। ये जो लाल किले पे अभी इशू हुआ है, ठीक है, ये लाल किले वाला जो इशू हुआ है, तो इस पे हम देखें तो हमें ये मिलता है कि ये लाल किला का जो इशू है मेनली है क्या मुद्दा, मेनली है क्या मुद्दा?
अगर इस मुद्दे को हम देखें तो करीब अभी हाल में ही हम सोचें कि ये जो लाल किला का इशू था, करीब 2 महीना पहले 10 नवंबर को हुए लाल किला विस्फोट में 15 लोगों की मौत हो गई थी और 20 से अधिक लोग घायल हुए थे। अब तक कई पीड़ित और शोकग्रस्त परिवारों का कहना है कि उन्हें दिल्ली सरकार द्वारा घोषित मुआवजा नहीं मिला है, जिससे उनके दुख के साथ आर्थिक कठिनाइयां भी बढ़ गई हैं। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के कार्यालय से यह जानकारी मांगी गई कि कितने पीड़ितों को अब तक मुआवजा नहीं मिला है और देरी की वजह क्या है, लेकिन प्रेस में जाने तक कोई जवाब नहीं मिला। हालांकि एक सूत्र ने बताया कि 11 पीड़ितों को मुआवजा दिया जा चुका है। हम बाकी आवेदकों पर पुलिस से स्पष्टीकरण का इंतजार कर रहे हैं। पुलिस ने अभी तक पुष्टि नहीं की है। सभी आवेदकों का वास्तविक जो आवेदक वास्तविक पीड़ित हैं या कुछ संबंध आरोपियों से हैं। सूत्र ने कहा कि दिल्ली सरकार ने मृतकों के परिजनों के लिए 10 लाख रुपए, अस्थायी विकलांगता वाले पीड़ितों के लिए 5 लाख, गंभीर रूप से घायल व्यक्तियों के लिए 2 लाख और मामूली घायलों के लिए 20,000 रुपए के एक्स ग्रेसिया मुआवजे की घोषणा की है। लेकिन कई पीड़ितों, जिनमें कि मृतकों के परिवार भी शामिल है, का कहना है कि उन्हें अब तक कोई सहायता नहीं मिली। मारे गए लोगों में 18 वर्षीय नौमान अंसारी भी शामिल थे, जो यूपी के शामली में अपनी कॉस्मेटिक दुकान के लिए सामान खरीदने दिल्ली आए थे। परिवार ने बताया कि उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी थी और वे घर के एकमात्र कमाने वाले सदस्य थे, क्योंकि उनके बड़े भाई को किडनी की बीमारी है। जो मृतक के चाचा महबूब अंसारी ने कहा कि हमने सभी दस्तावेज एसडीएम कार्यालय में जमा करा दिए। मतलब वो जाके एसडीएम कार्यालय में चीज़ों को जमा कर दिए। पहले हमें इंतजार करने को कहा गया, फिर बताया गया कि एसडीएम का तबादला हो रहा है और प्रतिक्रिया बाद में शुरू होगी। बाद में कहा गया कि यूपी सरकार और स्थानीय पुलिस से समन्वय चल रहा है। सारे कागज पूरे करने के बावजूद अब तक कुछ मिला नहीं उनको। इसी तरह का अनुभव विनय पाठक के बड़े बेटे अनीस पाठक ने भी साझा किया, जिनकी ब्लास्ट में मौत हो गई थी। उन्होंने कहा कि पिता को खोने का दर्द बयां नहीं किया जा सकता। मेरी माँ मानसिक रूप से अत्यंत टूट चुकी है। हमने दस्तावेज जमा कर दिए, आश्वासन मिला, लेकिन अब तक एक पैसा नहीं मिला। 23 वर्षीय साइना परवीन, जिन्हें विस्फोट के कारण अस्थायी सुनने की क्षमता में कमी हुई, ने बताया कि मेडिकल इलाज के बाद भी उनकी मुश्किलें खत्म नहीं हुई। करोल बाग स्थित एक निजी कंपनी में काम करने वाली साइना ने कहा कि घटना के बाद मुझे बिना वजह नौकरी से निकाल दिया गया। अस्पताल में रहते हुए एक बार दस्तावेज मांगे गए, उसके बाद कोई संपर्क नहीं हुआ। अब नौकरी की तलाश में हूँ। टैक्सी चालक भवानी शंकर शर्मा, जिन्हें सिर में गंभीर चोटें और हाथ में गहरे घाव आए, ने कहा कि वे अपनी पत्नी और 3 बच्चों का पालन पोषण करने में संघर्ष कर रहे हैं। उनकी टैक्सी भी विस्फोट में नष्ट हो गई। उन्होंने कहा कि अधिकारियों ने मेरे दस्तावेजों पर भी ध्यान नहीं दिया। बीमा कंपनी ने कार का कर्ज चुकाया और मुझे लगभग 14,000 रुपए मिले। बस यही पूरी मदद मिली। तो इस प्रकार के जो सिनेरियो से जो मदद मिली और सब चीज़ें हुई, तो ये अभी जो पीड़ितों को पूरा चीज़ें नहीं मिल रहा है, ये कमियाँ कहाँ हैं? ये कमियों को उजागर किया जाए। अगर सरकार कोई काम कर रही है तो क्यों उसके लिए एक पोर्टल नहीं बना देती? पोर्टल बना के उसको एकदम पब्लिश कर दे, हाँ कि हमने इतना किया, इतना दिया। पोर्टल पे जाके ऊपर दिया, और किसको नहीं दिया गया तो क्यों नहीं दिया गया? सब गवर्नेंस, गुड गवर्नेंस के इश्यूज हैं। अच्छी चीजें होनी चाहिए, सुशासन यही तो है कि अगर जो एलिजिबल था, जिसके घर के गए थे, उससे पैसे तो लोग लौट नहीं आएंगे, लेकिन कम से कम घर के जो एक कमाने वाले थे, उन पर क्या बीतेगी? और मरने के बाद, उनकी डेथ होने के बाद, वो उस घर का कोई भी आदमी या उस घर की कोई भी लेडीज दौड़े पैसे के लिए, तो क्या कंडीशन हो? इस पर ध्यान देने की जरूरत है।
और इस पर ध्यान दिया जाए। वहीं पर हम देखते हैं, इससे संबंधित जो इसकी जो थोड़ी शॉर्ट समरी देखते हैं। नियर 2 months after the Red Fort blast, several victims and bereaved families report non-receipt of the Delhi government's announced compensation, while official claim partial and disbursement and pending police verification. Affected families face financial distress, job loss, and livelihood insecurity, highlighting gaps in victim support, coordination, and welfare delivery mechanism. लाल किला विस्फोट के लगभग 2 माह बाद कई पीड़ितों और मृतकों के परिजनों को घोषित मुआवजा नहीं मिला। अधिकारियों द्वारा आंशिक वितरण और लंबित पुलिस जांच का हवाला दिया, जबकि पीड़ित आर्थिक संकट, रोजगार हानि और आजीविका असुरक्षा झेल रहे हैं, जो पीड़ित सहायता व समन्वय तंत्र की कमियों को दर्शाता है। अब अगर हम देखें तो इनमें मेंस के जो क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं, अगर यहाँ से देखें तो द रेड फोर्ट ब्लास्ट केस हाईलाइट persistent gaps in post disaster victims compensation, intergovernmental coordination, bureaucratic verification, and social security protection for bereaved families. Critically examine how such delays undermine justice delivery, welfare governance, and citizen trust in the state. Suggest institutional reforms to ensure timely, accountable and survivor centric compensation mechanism. ठीक है। और हिंदी वाले, लाल किला विस्फोट मामले में पीड़ित मुआवजे में देरी, अंतर सरकारी समन्वय की कमजोरियों, नौकरशाही सत्यापन प्रक्रियाओं और प्रभावित परिवारों की सामाजिक आर्थिक असुरक्षा जैसी समस्याओं का उजागर किया है। समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए कि ऐसी देरी न्याय प्रणाली, कल्याणकारी शासन तथा नागरिकों के राज्यों पर विश्वास को कैसे प्रभावित करती हैं। संबद्ध समयबद्ध, जवाबदेह एवं पीड़ित केंद्रित मुआवजा व्यवस्था के लिए संस्थागत सुधार सुझाइए। ठीक, बस आज के करंट में बस इतना ही इशू था जो इम्पोर्टेंट था। ठीक है, थैंक यू।